हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने इंडिकेटर की बात कर ली। हाँ, लेकिन थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स जो है वो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं होता, बट फिर भी एडवांस्ड में कभी कभी क्वेश्चंस के ऊपर वैसे वो जो क्वेश्चन तो वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो ज़रूर ध्यान रखेंगे कि फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर्स हैं उनके कलर क्या होते हैं, कौन से मीडियम में और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल में आते हैं। हमने इंडिकेटर की थ्योरी पढ़ने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द एसिड बेस टाइट्रेशन। तो लिखो एसिड बेस टाइट्रेशन। नाउ वी हैव टू टेक अप द 4 केसेस: टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। चलिए केस बाय केस लेते हैं। लेट अस टेक द केस 1, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो जैसे HCl सॉल्यूशन है, मान लो ये एनालाइट है, और स्ट्रॉन्ग बेस से करवा रहे हैं टाइट्रेशन, मान लो ये NaOH सॉल्यूशन ले लिया हमने। तो टाइट्रेशन का पर्पज जैसे मैंने बताया अभी था आपको, टाइट्रेशन का मेन पर्पस होता है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना। अच्छा, यहाँ पर हम टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करेंगे। मान लो कंसंट्रेशन हमें पता है तो हम pH कैसे निकालें, क्वेश्चन हमसे वैसे ही पूछे जाते हैं। तो ये मान लीजिए HCl सॉल्यूशन है, बाहर से हम NaOH मिला रहे हैं, ये टाइट्रेंट है। एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, ब्यूरेट में लेते हैं इसको और बीकर में ले लिया HCl सॉल्यूशन। अब मान लो टाइट्रेशन कर्व जैसा बताया था हमने कि टाइट्रेशन कर्व क्या होता है, pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो हम ऐड कर रहे हैं, तो ग्राफ कैसे वेरी करेगा। तो pH ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। अच्छा, कौन है NaOH, और ये टाइट्रेशन कर्व है ऑफ strong acid versus strong base. This is the titration curve of the strong acid versus strong base. तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं pH versus volume of titrant added। अच्छा, इसमें शुरुआत में अब जरा ध्यान दो, मान लो HCl है। अब शुरुआत में तो HCl है, आपने NaOH मिलाना भी शुरू नहीं किया इन द बिगिनिंग, और HCl है तो HCl तो एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा, pH की वैल्यू काफ़ी लो होगी, 1 होगी, 2 होगी, 1.5 होगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो शुरुआत में यहां होगा, ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। तो एट स्टार्ट शुरुआत में यू हैव सॉल्यूशन में HCl है, तो HCl के H+ की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू HCl कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर pH विल बी लो। तो pH तो पता ही है हमें, ड्रॉ कर ली, ये रहा। अब बात करते हैं बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, अगर इक्विवेलेंस पॉइंट देखो, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि आपने अब NaOH मिलाना शुरू कर दिया, बट इतना NaOH अभी नहीं मिलाया है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचे, रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी HCl पूरा खर्च नहीं हुआ, तो आप NaOH मिलाना शुरू कर दिया। यहाँ मैं ऊपर एरो लगा देता हूँ। ऊपर एरो लगाने का पर्पज होता है कि आपने NaOH, ये टाइट्रेंट है, और बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, NaCl तो बनेगा ही प्लस H2O, और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो NaOH एक लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपने मिला दिया। अब बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब अभी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया, तो इसका मतलब NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है और HCl बचा हुआ है। तो HCl बच गया, और NaCl तो आप पहले ही पढ़ चुके हो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, ना Na+ का हाइड्रोलिसिस होता और ना Cl- का, तो कितना HCl बचा हुआ है उसकी कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं। NaOH कितने मिलीमोल मिलाया है, ये कितना था शुरू में, कितना खर्च हो गया, कितनी बची, वॉल्यूम नया बढ़ गया। अब मान लो ये कंसंट्रेशन कुछ C1 हो, इसका वॉल्यूम मान लो V1 मिलाया, ये कंसंट्रेशन C2 हो, वॉल्यूम V2 मिलाया, तो ऑब्वियसली नई कंसंट्रेशन H+ की क्या होगी, वुड बी इक्वल टू C1 V1 मोल्स है मान लो, या मिलीमोल्स हैं NaOH के, उससे HCl के मोल्स भी खर्च होगा C1 V1, तो C2 V2 माइनस C1 V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2।
ये अगर मोल्स हैं तो ये वॉल्यूम लीटर में होगा, ये अगर मिली मोल्स हैं तो ये वॉल्यूम ml में होगा। आ गई नई कंसंट्रेशन। pH तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि मान लो 100 ml HCl सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन उसकी 0.1 m है, उसमें 0.1 m हमने NaOH मिलाया, तो बताओ 40 ml मिला दें तो बताओ pH क्या होगी। तो वो डेटा दिया हुआ होगा, आप रिएक्शन कराओगे, लिमिटिंग रिएक्शन चेक करोगे, फिर कौन लिमिटिंग है कौन बच गया, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जब NaOH मिलाओगे तो pH बढ़ेगी, तो pH इंक्रीजेस लाइक दिस। pH इस तरीके से बढ़ती है। शुरुआत में pH का चेंज स्लो होता है इस टाइप से, बट नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट इट बिकम्स वेरी शार्प लाइक दिस। तो ये जो pH का जो चेंज है, दिस इज वेरी शार्प इन द रेंज ऑफ 3 to 10। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। अच्छा, ये बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट था। यही बात करो एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अगर इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो इसका मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है, अब आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप इतना NaOH मिला दिया है कि HCl पूरा खर्च हो चुका है। तो HCl की रिएक्शन अब NaOH से कराओगे तो NaCl प्लस H2O, ये लाइन खींच दो, ये भी पूरा खर्च, ये भी पूरा खर्च। अब सॉल्यूशन में केवल कौन है, NaCl, और NaCl का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। और pH की वैल्यू कितनी होगी एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 7। तो इसका मतलब ये था pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस इज 7। ये था इक्विवेलेंस पॉइंट। and pH further goes on increasing, तो there is a sharp change in the pH of the solution 3 से लेकर के 10 तक। मैं जैसे एग्जांपल लेके बात करूं, ये जैसे मान लो ये 100 ml था फॉर एग्जांपल, कंसंट्रेशन 0.1 m थी। मान लो जो NaOH था इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि HCl को NaOH से न्यूट्रलाइज करवाना है, और ये 100 ml है, 0.1 m, ये भी 0.1 m है। तो हाउ मच ऑफ द NaOH इज नीडेड फॉर रीचिंग इक्विवेलेंस पॉइंट, 100 ml। तो यहाँ भी 100 ml पर एंड पॉइंट आना चाहिए। इक्विवेलेंस पॉइंट इज 100 ml, बट एंड पॉइंट मतलब जहाँ पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो करे। तो इंडिकेटर हम यहाँ कौन सा यूज करते हैं, एनी वन, चाहे तो फिनोप्थिलीन, ये बताया भी था इन थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स में। आप चाहो तो इसमें फिनोप्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज या ब्रोमोथाइमोल ब्लू, एनी वन कैन बी यूज्ड। फिनोप्थिलीन भी चलेगा, कोई भी एक यूज करना है, HPH। मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, MEOH, जिसकी रेंज 3.1 से लेके 4.4 तक है, और HPH जिसकी रेंज 8 to 10 है। इवन ब्रोमोथाइमोल ब्लू भी चलेगा, जिसकी रेंज हमारे जो है दैट इज 6 to 8। तो ये तो क्या होता है कि 10 ml मिलाया, pH में थोड़ा चेंज हुआ, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 90 ml, 99 ml। 99 ml के बाद जरा सा भी एक दो ड्रॉप मिलाते हैं, 99.2, 90.3, 99.4, सडनली pH चेंजेस फ्रॉम 3 to 10। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? और ग्राफ में एक स्टीप सेक्शन आ गया। अगर ये स्टीप सेक्शन ना हो ना तो आप इंडिकेटर सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आपने तो सुटेबल इंडिकेटर की कंडीशन पढ़ी है कि स्टीप सेक्शन कम से कम इतना लार्ज तो होना ही चाहिए, विच शुड एनकम्पास और विच शुड इंक्लूड और विच शुड कंटेन द ट्रांजिशन रेंज ऑफ इंडिकेटर। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं भाई, शुरुआत में तो H+ कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी सॉल्यूशन में, तो थोड़ी सी H+ कंसेंट्रेशन कम भी हो गई तो चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, परसेंटेज चेंजेस स्मॉल, परसेंटेज चेंजेस स्मॉल। ये इसे ऐसे मानो किसी के पास 1 लाख रुपए हैं और वो 10 रुपए खर्च करता है, एक ड्रॉप मिला रहे हैं NaOH की, तो मतलब वो कुछ खरीदता है और हर बार 10 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो 1 लाख रुपए में 10 लाख रुपए खर्च हुए तो 99,990 रुपीज़ बचे। परसेंटेज चेंज कितना, नेग्लिजिबल। pH में ज़्यादा चेंज ही नहीं हुआ NaOH मिलाने पर। आप 10-10 रुपए के हिसाब से खर्च करते गए, pH में कोई खास चेंज नहीं हो रहा। अब रह गए आपके पास 85 रुपए। अब 10 रुपए खर्च हुए तो 40 रुपए बचे, 20% का चेंज आ गया। पता चला बचे ही हम पे 20 रुपए। अब 10 रुपए खर्च किए
तो परसेंटेज चेंज 100% आ गया, 20 रुपये के 10 ही रुपये रह गए अब। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में H+ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वो जब NaOH मिला रहे हैं तो कंसंट्रेशन चेंज जो आ रहा है H+ की कंसंट्रेशन का जो परसेंटेज चेंज है वो काफ़ी कम है। लॉगरिथम ले रहे हैं, ये pH इज नॉट द लीनियर वेरिएशन, इट इज द लॉगरिथमिक वेरिएशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के अराउंड H+ कंसंट्रेशन बचती बहुत कम है। ऐसे में एक दो ड्रॉप भी मिलाते हैं जब NaOH की, तो pH सडनली शूट करती है एंड यू गेट द स्टीप सेक्शन इन द टाइट्रेशन कर्व। तो स्टीप सेक्शन क्यों मिल रहा है नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट? क्यों? क्योंकि बफर एक्शन कुछ है नहीं और H+ कंसंट्रेशन बहुत कम थी, और जो NaOH मिला रहे हैं, जो OH- मिला रहे हैं, वो सॉल्यूशन में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है इन चेंज इन pH। तो गाइज ये तरीका था, इस तरीके से आप इस बात को कहते हो। एनी वन ऑफ द इंडिकेटर, तीनों नहीं इस्तेमाल करने हैं, या तो फिनोप्थलीन या ब्रोमोथाइमोल या मिथाइल ऑरेंज, एनी ऑफ द इंडिकेटर कैन बी चूजन इन द टाइट्रेशन कर्व ऑफ इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये था इक्विवेलेंस पॉइंट। 100 ml पे है तो 100 ml पे आना चाहिए, बट आपको पता है कि एंड पॉइंट नीड नॉट ऑलवेज बी मैचिंग विद द इक्विवेलेंस पॉइंट। हाँ, एक अच्छा टाइट्रेशन, एक्यूरेट टाइट्रेशन वो माना जाएगा जहां पर एंड पॉइंट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो गाइज ये था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब बात आती है सर हमसे ग्राफ बनवाएंगे क्या? ग्राफ तो आपसे 11th क्लास में वो प्रैक्टिकल्स में शायद स्कूल में बनवाए भी गए होंगे या बनाएंगे आप, और जेई में ग्राफ थोड़ी बनवाएंगे। जेई में तो क्वेश्चन आएगा, वो तो ये कह देंगे कि हमारे पास एक HCl बीकर में भरा हुआ है, 50 ml सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेशन है, इसमें NaOH मिलाना शुरू किया, ये कंसंट्रेशन थी NaOH की, बताओ व्हाट इज द pH व्हेन दिस मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ NaOH इज एडेड, बताओ व्हाट इज द pH व्हेन दिस मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द NaOH इज एडेड। 2-3 बार pH पूछ लेंगे, अकॉर्डिंगली ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर pH हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम वी हैव एडेड, वी कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन। एक बार H+ आ गया तो वी कैन फाइंड आउट pH। तो गाइज इस तरह की हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5-6 एक्सपेरिमेंटल पॉइंट आ गए, उन्हें कनेक्ट कर लो स्मूथली कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट द ग्राफ दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन कर्व ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। 11th क्लास में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं इनके। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो दिस इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये था एसिड बेस टाइट्रेशन। एनी ऑफ द इंडिकेटर कैन बी चूजन। तीनों में से कोई सा इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो इन टाइट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, केस 2। पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। लिखो केस 2। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड बोलते ही जैसे सबसे पहले दिमाग में कौन आता है? एसिटिक एसिड। एंड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कौन? NaOH, जो कि टाइट्रेंट हो गया। वापस से समझाने के लिए मान लो ये बीकर ले लिया, उसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया एसिडिक एसिड का, और ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं NaOH एक्वस विच इज टाइट्रेंट। हमें टाइट्रेशन कर्व प्लॉट होना है, तो टाइट्रेशन कर्व बनाना है तो pH की वैल्यूज पता होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो मान लो ये ग्राफ है, pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। यहां भी कौन है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट? NaOH। ये है टाइट्रेशन कर्व। अच्छा, pH, ये कर्व कैसे बनेगा? 5-6 पॉइंट्स आ जाए, 5-6 pH कैलकुलेट कर लो, उन्हें स्मूथली कनेक्ट कर लो, बन गया ग्राफ।
भाई ग्राफ बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो मैथमेटिकल इक्वेशन हो, मैथमेटिकल इक्वेशन होगी तो आप प्लॉट कर सकते हो, या फिर एक्सपेरिमेंटल 4-5 पॉइंट्स आ जाएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, x1 y में, तो फिर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, पॉइंट्स लोकेट कर लो और उन्हें कनेक्ट कर लो स्मूथली, तो यू विल गेट द ग्राफ। तो देखें जरा एक बार देखो तो सही, मान लो हमें ग्राफ बनाना है तो कुछ पॉइंट्स तो चाहिए एट स्टार्ट। जरा शुरुआत में देखो, तो शुरुआत में बीकर में कौन है, आपने NaOH मिलाना भी शुरू नहीं किया अभी, तो बीकर में कौन है अभी शुरुआत में यू हैव एसिडिक एसिड, तो यू हैव एसिडिक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन जो भी होगी, तो H प्लस कंसंट्रेशन, तो pH की वैल्यू कितनी होती है, हाफ pKa माइनस log C। आपको पता है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द pH कैलकुलेशन ऑफ द वीक मोनोप्रोटिक एसिड। तो ये अब के क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में दी हुई होगी कितनी है एसिटिक एसिड की शुरुआत में, तो pH की वैल्यू आ जाएगी 2, 2.5, 3 डिपेंडिंग अपॉन के वैल्यू एंड कंसंट्रेशन वैल्यू, बट 7 से तो कम होगी pH। ग्राफ मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, नीचे से स्टार्ट होगा। अब बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब अब आपने NaOH मिलाना शुरू कर दिया। अब NaOH मिलाओगे तो pH तो बढ़ेगी, बट एसिडिक एसिड रिएक्ट करेगा CH3COH प्लस NaOH कन्वर्टेड टू CH3CO Na aqueous प्लस H2O। अब ये NaOH मिला रहे हैं हम ड्रॉप बाय ड्रॉप। अच्छा, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट कह रहे हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट अभी आया नहीं है, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया है इसका मतलब NaOH विल एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, समझ जाओ बात। अरे बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट कह रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि NaOH इज एक्टिंग एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो NaOH पूरा खर्च हो चुका है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट था, ये तो पूरा खर्च हो गया। ये खर्च तो हुआ होगा एसिडिक एसिड, बट एसिडिक एसिड थोड़ा बचा हुआ है, और ताजा क्या बना, सोडियम एसीटेट। इसका मतलब मिक्सचर में कौन कौन है, ये है मिक्सचर में अभी बचा हुआ एसिटिक एसिड और ताजा बना हुआ सोडियम एसीटेट। क्या है ये आपस में, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या है ये, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर में अगर वीक एसिड और कंजुगेट बेस हो तो कौन सा, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर की pH क्या होती है आपको पता है क्या, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये फॉर्मूला था हेंडरसन इक्वेशन, ये फॉर्मूला था हेंडरसन इक्वेशन। थ्रू दिस हेंडरसन इक्वेशन भाई आपने कितना NaOH मिलाया ये तो आपको पता ही है, ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं। ब्यूरेट का इनिशियल वॉल्यूम कुछ होता है हमारे पास, मान लो 50 ml था और आपने 40 रह गया तो 10 ml मिला दिया, कंसंट्रेशन पहले से ही पता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये। कितना एसिडिक एसिड था इनिशियली वो भी मालूम है, कितना एसिडिक एसिड बचा, कितना सोडियम एसिटेट बना, कंपोजिशन अवेलेबल होगा, तो हम pH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बफर बन गया, बफर है ये, इसका मतलब बफर की तो डेफिनेशन ये है कि वो pH में चेंज ज़्यादा अलाउ नहीं करता, तो बफर एक्शन ऐसे आता है, देखो ये इस टाइप से। ये वाला जोन क्या है, ये जोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि NaOH मिला रहे हैं तब भी pH में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा। ग्राफ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल क्या शो करता है, दिस इज द बफर रीजन, सॉल्यूशन इज बिहेविंग एज ए बफर सॉल्यूशन। और बफर की तो परिभाषा ये है कि एसिड या बेस मिलाने पर भी pH में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। सो दिस जोन रिप्रेजेंट्स बफर जोन और बफर रीजन। बफर रीजन बोल दो, ज्यादा अच्छा शब्द है। सो दिस इज बफर रीजन। तो इस तरीके से तो ये बफर जोन को रिप्रेजेंट करता है। बट अब फिर अचानक से pH बहुत सडनली चेंज होती है, और सडनली चेंज होती है लगभग 7 से लेकर के 11 तक बहुत शार्पली pH चेंज होती है। एंड देयर इज अ स्टीप सेक्शन इन द टाइट्रेशन कर्व एंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर, दिस इज इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होने वाला है जरा देखें तो सही। एट इक्विवेलेंस पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अब आपने इतना NaOH मिला दिया कि
एसिडिक एसिड भी पूरा खर्च, NaOH तो खैर मिलाते ही खर्च हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं। और सॉल्यूशन में कौन पड़ा हुआ है, अब CH3CONA सॉल्ट प्लस H2O। इसका मतलब ये नाउ एट इक्विवेलेंस पॉइंट solution contains what? Solution contains CH3CONA। भैया समझ लो, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते गए, वो तो मिलाते ही खर्च हो रहा है, बट वो CH3COH को खर्च करवा रहा है। और इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, इसका मतलब इतना NaOH मिला दिया कि वो तो खत्म हुआ ही, उसने एसिडिक एसिड को निपटा दिया, खर्च हो गया। और सॉल्यूशन में कौन है, सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट क्या है, सॉल्ट कंटेनिंग एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस के पीएच का फॉर्मूला पढ़ा है आपने हाइड्रोलिसिस में, क्या, तो pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। दिस वाज द फॉर्मूला प्रोवाइडेड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस लेस देन इक्वल टू 0.1। ये फॉर्मूला है, pKw पता होता है 14, pK क्वेश्चन में दिया हुआ कि A की वैल्यू एसिडिक एसिड के लिए और कंसंट्रेशन कितनी है इक्विवेलेंस पॉइंट पर, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कंसंट्रेशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट। बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं वो सब, यहां से C मालूम पड़ जाएगा, pH की वैल्यू आ गई। ऑफ कोर्स दिस pH जो है दैट इज लेस देन, एक बार देख लूं मैं, कट तो नहीं रहा ये, ऑफ कोर्स दिस pH इज लेस देन 7, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, नहीं बच गया। So this is anionic hydrolysis। तो गाइस ये anionic hydrolysis है, तो ये जो pH है at equivalence point, this pH will be greater than 7। pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है, pH is greater than 7 at equivalence point, तो at equivalence point यहां होगा। और जब pH greater than equivalence point है तो suitable indicator कौन सा होगा, phenolphthalein is the suitable indicator, HPH, जिसकी रेंज 8 से 10 है। phenolphthalein is a suitable indicator। phenolphthalein शुरुआत में, इसका मतलब हम क्या मिला देंगे, phenolphthalein मिला देंगे HPH। और शुरुआत में वो इनिशियली, आपको तो याद हो गया होगा, अब शुरुआत में सॉल्यूशन की नेचर क्या थी, एसिडिक, और एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथलीन का कलर क्या होता है, कलरलेस। तो इनिशियली कलरलेस एंड एट इक्विवेलेंस पॉइंट इट टर्न्स पिंक कलर्ड। इट टर्न्स पिंक। तो देखो फिनोल्फथलीन इज ए सुटेबल इंडिकेटर। तो जब भी pH की वैल्यू इक्विवेलेंस पॉइंट पर, हमेशा याद रखो pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट नीड नॉट बी ऑलवेज 7 तो जब होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH जब वो टाइट्रेशन इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो। बट यदि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो pH की वैल्यू नीड नॉट बी 7 एट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इस केस में pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है इक्विवेलेंस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर जो pH क्या है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और NaOH मिलाओगे तो pH विल फर्दर इंक्रीज। सो फिनोल्फथलीन इज द सुटेबल इंडिकेटर। ये याद रखना है कि फिनोल्फथलीन सुटेबल इंडिकेटर होता है इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये बात नोट करो, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बात और आएगी, नोट इट डाउन। तो ये था टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। फिनोल्फथलीन इज अ सुटेबल इंडिकेटर इन सच केसेस एंड दिस इज द बफर रीजन जहां पर pH में कोई खास चेंज हो नहीं पा रहा इवन दो यू आर एडिंग स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट और होते हैं बड़े यूजफुल पॉइंट जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको इस मोमेंट पर जानना बड़ा जरूरी है। जैसे मान लो यही टाइट्रेशन है CH3COH और मिला रहे हैं NaOH के ऊपर एरो लगा दिया, मतलब ये टाइट्रेंट हो गया।
बन गया CH3COH CONA प्लस H2O। अब ध्यान दो, एसिटिक एसिड में NaOH मिला रहे हैं। अभी एक टर्म डिफाइन किया हमने, व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब दोनों पूरे पूरे खर्च हो गए। इक्विवेलेंस पॉइंट मींस बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो मतलब एक तरीके से CH3COH इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ये है इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, ऐसी एक टर्म यूज करते हैं, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। बताओ क्या है हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट? व्हाट इज हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट? हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है, नाम से मालूम पड़ रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब पूरा खर्च हो गया, और हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब आधा एसिटिक एसिड खर्च हो गया और आधा बचा है। हाफ ऑफ CH3COH is consumed and half is remaining. तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट मींस हाफ ऑफ एसिटिक एसिड इज कंज्यूम्ड एंड हाफ इज रिमेनिंग। ये मतलब हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये CH3COH था प्लस NaOH, ये तो बाहर से मिला रहे हैं हम, CH3CONA प्लस H2O ये था, मान लो ये कंसंट्रेशन A थी। तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये में से A-2 खर्च हो गया और क्या बचा A/2, ये भी क्या बचा A/2। तो फिर बफर बनेगा, बफर मतलब जिसमें एसिडिक कंसंट्रेशन A/2 होगी और सॉल्टी कंसंट्रेशन भी A/2 होगी। तो ऐसे केसेस में ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है। सो दिस इज हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, कोई आपसे कह दे कि 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट, वन फोर्थ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है? 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है 1/4 हैज बीन रिएक्टेड एंड 3/4 इज रिमेनिंग। 1/4 रिएक्टेड एंड 3/4 रिमेनिंग। मतलब 1/4 रिएक्टेड मतलब A माइनस A/4 रिएक्टेड, तो ये कितना बना फिर A/4, और ये 3/4 इज रिमेनिंग है। अभी बफर, अच्छा ये वाला बफर था, तो हेंडरसन इक्वेशन, ये भी क्या है बफर, हेंडरसन इक्वेशन यू कैन अप्लाई 3/4A ऐसे लिख लो। व्हाट इज द 1/10 इक्विवेलेंस पॉइंट? अरे समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/10 इक्विवेलेंस पॉइंट? 1/10 ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड एंड 9/10 ऑफ द पोर्शन इज रिमेनिंग। 1/10 ऑफ रिएक्टेंट is reacted and 9/10 is remaining। ये है 1/10 इक्विवेलेंस पॉइंट। 1/10 is reacted and 9/10 is remaining। 1/5 equivalence point, that means 1/5 is reacted, 4/5 is remaining। I hope you have understood the point। और इन सभी केसेस में बफर सॉल्यूशन बन रहा है and you can apply Henderson equation for solving question। You can solve the question by applying Henderson equation। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, चलो इसके ऊपर। नोट डाउन द क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन। पहले ये पूरी बात नोट करो। ये कौन सा केस था? बफर, ये कौन सा केस था? टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। नोट इट डाउन। मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि CH3COOH 0.2 m is titrated with
NaOH aqueous solution. Find pH at half equivalence point, 1/5 इक्विवेलेंस पॉइंट। अब मान लो ये क्वेश्चन हो और K का डेटा दिया हुआ हो 2 × 10⁻⁵ फॉर, मैंने एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ले लिया जस्ट टू इलस्ट्रेट, जो अभी पढ़ा है उसको मैंने समझाने के लिए। एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद NaOH, तो पहले रिएक्शन तो कराओ। ये रिएक्शन हुई। क्वेश्चन ने कहा कि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो भी कंसंट्रेशन थी, मान लो A था, ये कुछ मिलाया आपने, ये A/2 बचा, तो ये 0 था, तो फाइनली कितना बन गया A/2, पर जितना खर्च होगा उतना ही तो बनेगा। ये भी 1:1 की स्टाइकियोमेट्री है, तो फिर pH क्या हो गई, बफर सॉल्यूशन है ये, तो pKa 4.7 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट A/2 अपॉन A/2 4.7, दैट्स इट। एंड द सेकेंड वन क्या, 1/5 इक्विवेलेंस पॉइंट। 1/5 इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब A में से, यहाँ से तो A/2 खर्च हुआ है, तब A/2 बचा है ये, तो 1/5 इक्विवेलेंस पॉइंट, 1/5 का मतलब A/5 खर्च हुआ है, तो 4/5 A बचा है, और ये कितना बना था, ये बनेगा फिर 1/5 A है अभी भी बफर। अच्छा बफर है तो pH की वैल्यू कितनी, pKa 4.7 प्लस लॉग ऑफ कौन सी इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, सॉल्ट की कंसंट्रेशन A/5 अपॉन 4A अपॉन 5, A/5 ये कैंसिल आउट हो गया, 4.7 प्लस log 1 अपॉन 4 मतलब log 4 की वैल्यू 0.6 हो गई। आंसर इज 4.1, दैट्स इट। आंसर इज 4.1। तो गाइज ये है, इस तरीके से आप कहोगे pH कैलकुलेशन इन केस ऑफ टाइट्रेशंस। तो ये था केस 2, वीक एसिड टाइट्रेशन विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें और भी 1-2 पॉइंट्स आएंगे, वो भी बात करते हैं। चलिए अब बात करेंगे केस 3 की, तो लिखो केस 3। 2 केसेस हम पढ़ चुके हैं टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए केस 3 लेते हैं, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, और स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन करा रहे हैं, मान लो HCl का सॉल्यूशन ले लिया विच इज टाइट्रेंट। तो बीकर में क्या भरना होता है हमें, एनालाइट सॉल्यूशन, जैसे NH4OH है, और बाहर से मिला रहे हैं हम HCl एक्वस सॉल्यूशन। ये टाइट्रेंट है। आवर मेन पर्पस इज टू फाइंड आउट और टू ड्रॉ द टाइट्रेशन कर्व, pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। और कौन है यहाँ टाइट्रेंट, HCl। अब बताओ बीकर में कौन है, अमोनिया है। अगर शुरुआत में अमोनिया है, ये तो टाइट्रेंट है, तो एट स्टार्ट शुरुआत में क्या बोलोगे आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही तो है सॉल्यूशन में, NH4OH, और आपको तो पता है कि POH का फॉर्मूला क्या होता है किसी वीक बेस का, हाफ pKb माइनस log C। ऑब्वियसली दिस POH की वैल्यू आएगी 3-4, तो pH विल बी समवेयर अराउंड 10, 11, 12 टाइप। तो ऑब्वियसली बेसिक सॉल्यूशन है, शुरुआत में तो pH की वैल्यू हाई होगी, 7 से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर से चलेगा। और चूंकि HCl मिला रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो pH विल डिक्रीज। तो बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब अब आपने टाइट्रेंट मिलाना शुरू कर दिया, और टाइट्रेंट कौन है, HCl। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप लगातार आप HCl मिला रहे हो एज ए टाइट्रेंट। अच्छा बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O।
अब चूंकि हम कह रहे हैं बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया अभी तक, तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड खर्च तो हुआ होगा और ताजा अमोनियम क्लोराइड भी बना होगा, बट दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट होगा, दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप ये, और ये क्या है, ये एक बेसिक बफर है, और बेसिक बफर में कंपोजिशन तो पता होगा, तो पीएच निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, हेंडरसन इक्वेशन। बेसिक बफर के लिए पीएच नहीं, क्या लिखते हैं फॉर्मूले में, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, और यहां से आप POH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइज ये तरीका था, आ गई बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, और देख ली यहां एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अब आपने इतना टाइट्रेंट मिला दिया कि जो रिएक्टेंट था वो पूरा पूरा खर्च हो चुका है, रिएक्शन हैज गॉन टू द कंप्लीशन, दैट मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl दोनों ही पूरे पूरे खर्च हो गए, और सॉल्यूशन में क्या बना होगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। ना ये है ना ये है, इक्विवेलेंस पॉइंट पर केवल कौन है, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हैं हम इसको। जब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और क्योंकि Cl माइनस का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, क्या फॉर्मूला होता है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का, pH इज इक्वल टू हाफ, एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो PKW माइनस PKB माइनस log C। तो pH इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C। तो गाइज इस बात को देखें कि pH इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C, तो ये एक वैल्यू है, ये एक pH है जिससे हम इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली HCl मिलाते जाओगे तो pH घटेगी, और हमने कहा कि शुरुआत में pH यहाँ होगी 11-12 टाइप, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट बफर बनेगा और बफर एक्शन ऐसा होगा करीब। ये वाला जोन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इस टाइप का ग्राफ होगा। व्हाट इज दिस जोन रिप्रेजेंटिंग, कि pH चेंज नहीं हो पा रही ज्यादा, बफर रीजन, सो दिस इज बफर रीजन, दिस इज बफर रीजन, और यहां pH सडनली चेंज होती है समवेयर इन द रेंज 7 to 3, और ऐसी रेंज के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, मिथाइल ऑरेंज, जहां पर 3.1 to 4.4 रेंज होती है इसकी। कहा ही था सुटेबल इंडिकेटर वो है जो कि जिसका ट्रांजिशन रेंज स्टीप सेक्शन ऑफ द टाइट्रेशन कर्व में लाई करे, और ऑब्वियसली इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH क्या है, pH इज लेस देन 7 एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो लेस देन 7 है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस पॉइंट यहां आया होगा कहीं, इक्विवेलेंस पॉइंट, और ये pH की वैल्यू क्या होगी इक्विवेलेंस पॉइंट पर, लेस देन 7। तो ऐसे केस में इक्विवेलेंस पॉइंट की जो pH होती है वो लेस देन 7। एक बार चेक कर लूँ मैं, नीचे से कट तो नहीं रही, ठीक है। तो pH इज लेस देन 7 एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ये बफर रीजन है, इस तरीके से आप ये बात कहते हो, एंड मिथाइल ऑरेंज इज ए सुटेबल इंडिकेटर इन सच केसेस। तो गाइज ये था टाइट्रेशन ऑफ द वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब दें आप। पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मान लो कोई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर 0.1 m एसिटिक एसिड, NaOH is added
NaOH कौन सा, मान लो 0.2 है। क्वेश्चन ने कहा कि इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर 0.1 m CH3COH NaOH 0.2 m इज एडेड, फाइंड pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट। मान लो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, चाहे वो जेईई मेन का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई एडवांस्ड का एग्जाम हो, और क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है K वैल्यू is 10 to the power -5 फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में ये Ka की वैल्यू 10 की पावर -5 है। इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर 0.1 m एसिटिक एसिड NaOH 0.2 m इज एडेड, फाइंड pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अब जरा सॉल्व तो करो, रिएक्शन कराओ। ऑब्वियसली एसिड और बेस मिलाएं तो रिएक्शन तो होगी। CH3COH plus NaOH, they will react to form CH3CONA plus H2O, liquid, aqueous, aqueous, aqueous। अब जरा देख लो यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब दोनों पूरे खर्च होने हैं, और ये था कितना, 1 लीटर इंटू 0.1, हाउ मेनी मोल्स, 0.1 मोल। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पर हमें मान लो 0.2 m है ये, तो V लीटर वॉल्यूम मिलाया, तो V इंटू 0.2 इतने मोल हैं, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। मान लो V लीटर NaOH के मिलाने पड़े हमें इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंचते, तो फिर V इंटू 0.2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या बोलोगे, 0.1 मोल इज इक्वल टू V इंटू 0.2, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 लीटर। अब चेक करो ये कितने मिलीमोल्स बने, मोल्स कितने बने, 0.1 मोल हैं, ये भी 0.1 मोल हैं, 0.5 इंटू 0.2 0.1 मोल, तो ये भी 0.1 मोल मिले हैं। ये खर्च, ये भी खर्च, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, CH3COO Na की कंसंट्रेशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगी बताओ। क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया है तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। नाउ 0.1 मोल इज फॉर्म्ड एंड द वॉल्यूम हैज बिकम नाउ 1 लीटर एंड हाफ लीटर, 1.5 लीटर, तो 1/15, 1/15 m। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CONA, और केवल सॉल्यूशन में एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है, तो pH का फॉर्मूला क्या था, हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। गाइज यू हैव टू डू लाइक दिस। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप, जो मिला रहे हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए NaOH को कितना वॉल्यूम मिलाना पड़ा, नया वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। नए वॉल्यूम की मदद से यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज प्रेजेंट एट इक्विवेलेंस पॉइंट। यहां से जब सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू 14 प्लस pKa की वैल्यू 5 प्लस लॉग ऑफ 1/15, सॉल्व करोगे तो हाफ 14 5 19 माइनस लॉग 15, लॉग 5 गुणा 3, लॉग 5 मतलब 0.7 माइनस लॉग 3 0.48। सॉल्व करोगे तो 19 में से 90 हाफ इंटू 19 माइनस 1.18 घटाओगे तो कितना हो गया 18, 17.82 बटा 2, 2 16 17 1 2 9 1 आंसर। दिस इज द pH ऑफ द कैलकुलेशन। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लें, वैसे तो ठीक ही होगी बट मेरे से गड़बड़ हो जाती है कई बार। कैलकुलेशन आप प्रॉपर्ली चेक करें एंड दिस इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड द आंसर इज 8.91। तो गाइज ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक सवाल है ये, फिर भी स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं इन क्वेश्चंस में। जब भी दो सब्सटेंस मिला रहे हो पहला काम रिएक्शन करवाओ, चेक करो कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही। ऑफ कोर्स रिएक्शन हो रही है, एक एसिड है और दूसरा बेस है, तो इट हैज टू बी लाइक दिस। नोट करें, एक और क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर। Well, let us take another case। एक क्वेश्चन ले लिए
मान लो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लें, दिस इज मान लो पीएच वर्सेस, ये कुछ मिला रहे हैं, टाइट्रेशन कर्व है, वॉल्यूम ऑफ मान लो NaOH मिला रहे हैं और टाइट्रेशन कर्व हैं अलग अलग एसिड्स के, ग्राफ ऐसे पाए गए। इस टाइप से ये तीन अलग अलग हैं और ये मान लो HA एसिड है, ये HB है और ये HC है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। These are titration curves of three different acids with equal concentration, equal initial concentration. इक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये ग्राफ इनके पाए गए। ऑल दीज सैंपल्स आर टाइट्रेटेड with 0.1 m NaOH solution. Compare K values of these three acids. तो गाइज ये आपके सामने सवाल है, ये ग्राफ दिया हुआ है और कहा है कि ये टाइट्रेशन कर्व्स हैं तीन डिफरेंट एसिड्स के विद द इक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ऑल दीज थ्री सैंपल्स आर टाइट्रेटेड विद द 0.1 m NaOH सॉल्यूशन। कंपेयर के वैल्यूज ऑफ दीज थ्री एसिड्स। तो तीनों एसिड्स की एसिड कंपेयर करो। अरे बड़ा आसान सवाल है, तो कैसे जरा देखना। HA सेम कंसंट्रेशन पर जब टाइट्रेशन शुरू भी नहीं हुआ तो इन पॉइंट्स से ही हमें आइडिया मिल जाएगा। तो पीएच की वैल्यू कम है और जिस सॉल्यूशन की पीएच कम होगी उसका K ज़्यादा होगा। पीएच कम है इसका मतलब H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो तीनों सॉल्यूशंस, टाइट्रेशन तो छोड़ो, टाइट्रेशन का तो यूज़ ही नहीं है इसमें, टाइट्रेशन का कोई यूज़ ना है। इनिशियली जब अपने वॉल्यूम 0 था, VNaOH 0 है, यहाँ इस पॉइंट पर मिलाना भी नहीं शुरू किया NaOH। Who is giving maximum H+ concentration? जिसकी pH सबसे कम है, तो HA is giving maximum H+, तो और कंसंट्रेशन सेम है। और किसी भी वीक एसिड का pH क्या होता है? हाफ pKa माइनस log C। कंसंट्रेशन सब में सेम, pH जितना लो होगा pKa भी उतना लो होगा, तो K उतना हाई होगा। तो K is highest for HA, तो we can say that K1 is greater than, K2 is greater than K3। That's it, यही आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान का सवाल है बट कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल है। आ गई बात समझ में आपको कि जो जितनी कम पीएच देगा वहाँ H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा जहाँ होगी वो एसिड सबसे स्ट्रांग होगा। तो HA इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HB देन HC। K1 is greater than, K2 is greater than K3. So this is the answer. I hope you have understood the point. Got it guys? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे आते हैं, तो we must be able to answer. तो ये हुआ केस 3। Now moving to the case 4. देखो हम टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, टाइट्रेशन में कुछ नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम। टाइट्रेशन में या तो बफर बनेगा या फिर कुछ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, पीएच कैलकुलेट करनी है हमें। तो हमने तीन केसेस तो पढ़ लिए। टाइट्रेशन ऑफ strong acid versus strong base, titration of weak acid versus strong base, titration of weak base versus strong acid, and now fourth, titration of weak acid versus strong base, weak acid versus weak base। दोनों ही weak हों तो क्या, नोट करो इसको। Case 4,
इन केस फॉर नाउ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। एसिड भी वीक है, मान लो एसिडिक एसिड ले लिया, और बेस भी वीक है, मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ये टाइट्रेंट ले लेते हैं चलो, हालांकि कोई सा भी टाइट्रेंट लो, ग्राफ की नेचर थोड़ी चेंज होगी बट तरीका सेम ही होता है। मान लो ये दिस इज द सॉल्यूशन, व्हाट, एसिडिक एसिड। बाहर से ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज टाइट्रेंट, दिस इज टाइट्रेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन होगी एसिडिक एसिड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें ग्राफ बनाना है। अब देखिए टाइट्रेशन परफॉर्म कैसे कराएंगे। यहाँ दिक्कत आएगी थोड़ी सी, क्या दिक्कत मैं बतलाता हूँ, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। कौन है टाइट्रेंट यहाँ, अमोनिया, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ टाइट्रेंट है। चलो देखते हैं एट स्टार्ट। शुरुआत में बीकर में कौन है, एसिडिक एसिड है सॉल्यूशन में, तो पीएच क्या होती है ऐसे सॉल्यूशन की, हाफ pKa माइनस log C। पता है आपको फॉर्मूला वीक एसिड के पीएच का। अब वो इससे पीएच आ जाएगी 2, 2.5, 3 टाइप से। ग्राफ नीचे से कहीं स्टार्ट होगा क्योंकि शुरुआत में एसिड है सॉल्यूशन में। अब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना शुरू किया, आपने मिलाने शुरू किया है, तो ऑल यू विल टॉक अबाउट द बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, अब बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट में जैसे अब CH3COH है प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे आप एज ए टाइट्रेंट, CH3COONH4 प्लस H2O प्लस H2O, ये बना। अब ऑब्वियसली बात है टाइट्रेंट है बट लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों, अब तक तो समझ गए होंगे आप, मैं चौथी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही बात। बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब जस्ट मिलाना ही शुरू किया है, तो ये अभी ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं और ये तो मिलाते ही खत्म हो रहा है। और बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया तो ये बचा रह गया और ये ताज़ा और बन गया, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो गया। तो सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट, सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट, CH3COOH प्लस, अब ये तो सॉल्ट है, टूटा पड़ा है, CH3CO माइनस एंड NH4 प्लस। ये अपने आप में एक बफर है, एसिडिक बफर। ये अपने आप में एक बफर सॉल्यूशन है भैया। अब ये बफर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब बफर रीजन तो रहेगा। ये रहा बफर रीजन, ये बफर रीजन है, देखो दिख रहा है बफर रीजन। अच्छा एट इक्विवेलेंस पॉइंट देखें, एट इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों पूरे रिएक्टेंट, दोनों पूरे खर्च हो चुके हैं और क्या बन गया, CH3CONH4 प्लस H2O। ये भी पूरा खर्च, ये भी पूरा खर्च, NH4OH लिखो। तो एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों पूरे खर्च हो गए, अमोनियम एसीटेट बन गया यहां पर। अब अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं इक्विवेलेंस पॉइंट पर। और अमोनियम एसीटेट अपने आप में क्या है, सिंपल बफर, पढ़ा है आपने, सिंपल बफर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस भी एक बफर की तरह बिहेव करता है, तो ये भी एक सिंपल बफर है। तो ध्यान दें, CH3CONH4 एक्वस सॉल्यूशन ये एक सिंपल बफर है, ये एक सिंपल बफर है। तो अगेन बफर रीजन विल बी देयर, और इसकी पीएच कैलकुलेट करनी हो तो कर तो सकते ही हो, हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये इसकी पीएच है। बट इस बार स्टीप सेक्शन मिल ही नहीं पा रहा, इक्विवेलेंस पॉइंट तक पे बफर है, जबकि अभी तक जो तीनों केसेस थे इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास में तो पीएच बहुत शार्पली चेंज हो रही थी, इस कारण से स्टीप सेक्शन मिल रहा था। और स्टीप सेक्शन था तो टाइट्रेशन के लिए हमारे पास सुटेबल इंडिकेटर भी थे, अब के तो स्टीप सेक्शन ही नहीं मिल रहा। ये मान लो इक्विवेलेंस पॉइंट कहीं आया,
बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑल्सो विल बी ए बफर एक्शन। तो इसका मतलब नो स्टीप सेक्शन हियर, नो स्टीप सेक्शन इन टाइट्रेशन कर्व, नो स्टीप सेक्शन इन टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व में कोई स्टीप सेक्शन ही नहीं है, सो नो सुटेबल इंडिकेटर। तो नो स्टीप सेक्शन इन टाइट्रेशन कर्व, सो नो सुटेबल इंडिकेटर, कोई सुटेबल इंडिकेटर नहीं है, और जब इंडिकेटर नहीं है तो वी कैन नॉट डू द टाइट्रेशन इन दिस मेथड, सो सच टाइट्रेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। सो such titration can't be performed. So such titration cannot be performed. तो याद रखें, ऐसे टाइट्रेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते कि टाइट्रेंट यूज़ करें और इंडिकेटर यूज़ करें। इंडिकेटर ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। इंडिकेटर्स जब सेलेक्ट कर पाते हैं हम जब देयर इज अ स्टीप सेक्शन नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट, ताकि वो जो ट्रांजिशन रेंज है इंडिकेटर की वो उस स्टीप सेक्शन में लाई करे और एक दो बूंद मिलाते ही इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर दे। वो सिचुएशन यहाँ नहीं है। तो नो सुटेबल इंडिकेटर एंड हेंस सच टाइट्रेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। तो गाइज ये था, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो इसका मतलब इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते कि इसके टाइट्रेशन करा दें। टाइट्रेशन होता ही नहीं तो काहे क्वेश्चन। तो वी कैन नॉट परफॉर्म सच काइंड ऑफ टाइट्रेशन हियर। तो ये टाइट्रेशन हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे, बट ये टाइट्रेशन हम परफॉर्म कराते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। आजकल तो जेई एडवांस्ड और जेई मेन दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट बना हुआ है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो गाइज ये था, नोट करो, ये तो बड़ा अच्छा पोर्शन था। हो गया ये एसिड बेस टाइट्रेशन। हाँ, लेकिन नया कुछ नहीं है इसमें। कहीं कुछ बफर बन रहा है तो कहीं इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है तो कहीं कोई एसिड है। सब पीएच के फॉर्मूले पूरे पढ़ चुके हो पहले, बस हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं जैसा आपके 11th क्लास में लेबोरेटरी में आप बनाते हो। 11th क्लास की एनसीईआरटी में है ये चैप्टर इक्विलिब्रियम के नाम से। वहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम साथ साथ हैं। तो स्कूल के प्रैक्टिकल्स में ये अक्सर होता है, तो 11th क्लास में बच्चे करते भी हैं। तो गाइज ये था टाइट्रेशन ऑफ द वीक एसिड वीक बेस। नोट करें। मैं एक दो केसेस, चलो एक आध केस वैसा भी बता देता हूँ कि ये तो जो भी एसिड और बेस लिए, मोनो एसिडिक बेस और मोनोप्रोटिक एसिड थे, क्या पता डाई बेसिक एसिड हो, कार्बोनिक एसिड जैसा, तो उसका टाइट्रेशन कराएं तो कैसा होगा, वी विल सी। तो नोट करो पहले इसको, नोट इट डाउन। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन ऑफ कोई डाइप्रोटिक एसिड ले लें। डाइप्रोटिक एसिड जैसे मान लो H2CO3। टाइट्रेशन ऑफ डाइप्रोटिक एसिड H2CO3 विद NaOH, ये टाइट्रेंट है। अब कोई नई बात तो देखो नहीं है। अब ध्यान दो, जैसे बीकर में हमने ले लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये डाइप्रोटिक एसिड है, इसके 2 Ka होते हैं और NaOH मिला रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड दिस इज टाइट्रेंट। H2CO3 will react with NaOH to form दो बार में इसका टाइट्रेशन होगा, 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे, NaHCO3 बनेगा प्लस H2O। दिस इज फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। दूसरा, H2CO3 में अगर हम ज़्यादा मात्रा में 1:2 मोलर रेशियो में मिला दें NaOH को,
एरो लगाने का मतलब क्या होता है, मैंने सिखाया है, ये कोई स्टैंडर्ड रोटेशन नहीं है, ये तो मेरा मानने का तरीका है। एरो मिला रहे हैं मतलब बाहर से ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं, ऐसे टाइट्रेंट, तो क्या बना, दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन भी उड़ गया, Na2CO3 प्लस 2H2O एंड दिस इज सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। This is second equivalence point, the first equivalence point and the second equivalence point. अब ये दो इक्विवेलेंस पॉइंट होते हैं, इनको डिटेक्ट किया जाता है कैसे, जरा देखें, वी कैन शो इट। pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, टाइट्रेंट कौन है, NaOH, ये है टाइट्रेशन कर्व ऑफ H2CO3 वर्सेस कौन, NaOH। क्या हुआ, H2CO, शुरुआत में बीकर में H2CO3 था तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, वीक एसिड है बट ठीक है, फिर भी सॉल्यूशन तो एसिडिक होगा, पीएच होगी 3 3.5 टाइप से, ठीक है। अब आपने NaOH मिलाना शुरू किया तो पीएच तो बढ़ेगी, बट NaOH मिलाते ही ये बनना शुरू हो गया और ये अभी है ही, तो बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, बिफोर द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट अब H2CO3 भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, वीक एसिड और कंजुगेट बेस साथ में है, तो इट इज नथिंग बट एसिडिक बफर, तो देयर इज अ बफर एक्शन, ये रहा। उसके बाद जब लगभग ये खत्म होने को होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आने को होगा, तो पीएच विल सडनली चेंज एंड देन अब NaHCO3 के साथ फिर NaOH रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, Na2CO3, अगेन बफर रीजन विल कम एंड लाइक दिस इट विल फॉर्म। So like this is formed, ये बफर रीजन है, ये बफर रीजन है और यहां पर जो है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, दिस इज समवेयर द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर स्पीशीज कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, दिस इज सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पर स्पीशीज कौन है, सोडियम कार्बोनेट। ऑब्वियसली अगर पीएच निकालनी चाहो तो निकाल सकते हो, यहां तो पीएच कितनी होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, एम्फीप्रोटिक एनायन है, हाफ pK1 प्लस pK2, पता है ना आपको। और यहां कौन है सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर सॉल्यूशन में, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की पीएच का फॉर्मूला कौन सा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कौन सा एनायनिक हाइड्रोलिसिस, बाइवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो याद है pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस व्हाट, pKa2 प्लस log C, याद पड़ गया, बाइवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ऊपर शायद थोड़ा सा कट गया होगा बट कोई बात नहीं, वो लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है, हाँ आ गया log C, चलेगा। मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख दूं, वो फ्लो में लिख जाते हैं बट कोई बात नहीं, प्लस log C। ये है pH at the first equivalence point, pH at the second equivalence point, and there are two indicators that would be needed for marking these points. तो guys ये तरीके थे, इस तरीके से आपको मार्क करने होंगे the equivalence points। ये बफर रीजन है, ये बफर रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी बफर रीजन है। इस दौरान बफर रीजन में कौन कौन है, मिक्सचर ऑफ H2CO3 प्लस NaHCO3, और इस दौरान कौन है, अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 प्लस Na2CO3, NaHCO3 प्लस Na2CO3, और इसमें इस बफर रीजन में कौन है, H2CO3 प्लस NaHCO3। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले ये दोनों हैं और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट में ये नहीं है, कौन है, NaHCO3 एंड Na2CO3, वो भी तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं एंड दे विल फॉर्म द बफर सॉल्यूशन। ये दो इक्विवेलेंस पॉइंट हो गए। अच्छा ऐसी तरह बता दो, अब H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड, उसके 3 K होते हैं, K1 K2 K3, और ट्राइप्रोटिक एसिड है, तो बताओ कितने इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे, 2 नहीं 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे। वो एकदम जैसे वो सांप की तरह चलते चले जाएंगे यूं। आ गई बात समझ में, तो देयर विल बी 3 इक्विवेलेंस पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ H3PO4 विद NaOH। अब जरूरत नहीं है बनाने की, समझ गए बस बात। तो ये टाइट्रेशन कर्व्स हैं, हमने मोनोप्रोटिक एसिड पढ़े, डाइप्रोटिक एसिड भी,
इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई बहुत विशेष मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने शुरुआत का आयनिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर ये टाइट्रेशंस जो हैं बहुत इजी है, नॉट ए डिफिकल्ट वन। तो गाइज ये था टाइट्रेशन, दिस इज ओवर। चैप्टर के 4 पार्ट थे, पीएच कैलकुलेशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस हो गया। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, अब देखो अब बच्चों टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में और एब्जॉर्ब करने में, तो इसलिए आप भी थोड़ा जुट करके मेहनत से पढ़ें इनको और समय दें। तो पहला पार्ट था पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, वी हैव डन। दूसरा पार्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वी डिड। तीसरा बफर सॉल्यूशन एंड टाइट्रेशन, थोड़ा बड़ा पार्ट था, हो गया। एंड द लास्ट पार्ट नाउ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये पूरा नोट करो, इसको हटाएंगे फिर लिखेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अच्छा, व्हाट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। अभी तक तो हम एसिडिक एसिड, वीक एसिड था, उसका एनालिसिस पढ़ रहे थे और वो एसिड कंप्लीटली सॉल्युबल था पानी के अंदर। अभी तो हम सब्सटेंस ही ऐसा ले रहे हैं जो कि थोड़ा सा घुलेगा एंड बाकी वो सॉलिड के फॉर्म में ही है। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्ट भी हम यहाँ पर जो सब्सटेंस हैं वो भी 3 तरीके से कह सकते हैं। एक होते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, ये वो सॉल्ट होते हैं जो पानी में बहुत लार्ज अमाउंट में घुल जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट एटसेट्रा। These are soluble in water. एक होते हैं partially soluble salt. Partially soluble salt वो होते हैं जो थोड़े से घुल जाते हैं और थोड़े से सॉलिड में ही रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम पानी में घोलो, कुछ घुल जाएगा और कुछ नहीं घुलेगा। इस टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं जैसे एटसेट्रा। हालांकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक ठाक घुल जाता है बट एक लिमिट के बाद नहीं घुलता फिर वो। तो इस टाइप के सॉल्ट एक होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिस पे हमें फोकस करना है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा, हम तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं और किसी में नहीं, तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट। ऑलमोस्ट, अब थोड़ा बहुत तो घुलेगा ही बट नेग्लिजिबल। तो ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम घुलते हैं, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट, दे आर कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसके एग्जांपल कॉमनली लाइक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ऑक्जेलेट या सिल्वर क्रोमेट CrO4, इस टाइप के एग्जांपल्स, PbSO4, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और PbCl2, PbI2, Hg2Cl2, Hg2I2, etc. All these salts are insoluble, almost insoluble salt, PPT के रूप में रहते हैं। आप एक चुटकी भर लो, पानी लो, एक चुटकी भर, अ पिंच ऑफ, चुटकी भर मतलब पिंच ऑफ, पिंच मतलब 2 उंगलियों के बीच में कुछ चीज आ जाए तो उसे बोलते हैं पिंच ऑफ। तो पिंच ऑफ सॉल्ट लो, कौन? AgCl को पिंच ऑफ सॉल्ट लो, पानी में घोल दो, अच्छे से घुमा भी दो,
पता चला नीचे तलियां बैठ जाएगा, बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही घुलेगा at a given temperature under room temperature. बाकी most of it will be settled at the bottom of container. Almost insoluble salt और sparingly का मतलब होता है मुश्किल से, sparingly मतलब बहुत मुश्किल से घुलने वाला, जरा सा घुलने वाला, sparingly soluble salt. तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो our heterogeneous equilibrium is all about sparingly soluble salt. तो जब कोई sparingly soluble salt को अगर पानी में घोलते हैं तो बहुत कम मात्रा में घुलता है और मोस्टली सॉलिड में नीचे सेटल हो जाता है, और जो घुलता है वो टूट जाता है। टूटने के बाद आयन भी बनेंगे बहुत थोड़ी सी मात्रा में, एंड देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस फॉर्म्ड एंड द सॉलिड अनडिसोशिएटेड सॉल्ट। लिखेंगे इस बात को, बट उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे पहले, सॉलिबिलिटी। पहले ये बात नोट कर लो, मैं इसे हटा करके तब लिखूंगा। एक टर्म डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी, सिंबल यूज करेंगे एस। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इट इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉल्वेंट, मतलब पानी में, वाटर के अंदर, एट सैचुरेशन इक्विलिब्रियम। पहले लिखते हैं, तो इट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a substance in solution at saturation point, at saturation equilibrium. Saturation equilibrium, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है लास्ट में, और saturation point। So what is solubility? It is the molar concentration of a substance in solution at saturation equilibrium or saturation point. जरा मतलब समझियो, ये रहा पानी, एक बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, 1 लीटर के आसपास, चलो ठीक है। खाने वाला नमक, टेबल सॉल्ट, NaCl, मोस्टली सोडियम क्लोराइड, लिया 1 चम्मच नमक, वाइट कलर का सॉलिड, घोला, स्टर कर दिया, अच्छे से घुल गया, गायब, नमक गायब, नमकीन पानी हो गया। देर इज सम कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl इन वाटर, फाइन, करेक्ट। 1 चम्मच नमक और लिया सेम टेम्परेचर पर, और घोल दिया, हिलाया चम्मच को बढ़िया से, और घुल गया, गाढ़ा हो गया सोल्यूशन, ज़्यादा नमकीन हो गया सोल्यूशन, कंसेंट्रेशन NaCl की बढ़ गई पानी के अंदर, सोल्यूशन के अंदर। But still this is not saturation point, this is not saturation equilibrium, and this concentration is not solubility. आप नमक मिलाते गए, घुलता गया, एक लिमिट आएगी कि अब नमक घुलना बंद कर देगा, एक पॉइंट आएगा कि अब नमक और नहीं घुलेगा पानी के अंदर। इसका मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर वो जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है नमक की, NaCl की, इन वाटर, इन मोल पर लीटर, इज सॉल्युबिलिटी, एंड द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब नमक और नहीं घुल रहा, और जो हम मिला रहे हैं, अब मिलाने से कौन रोक सकता है? लिया, बोरी ली, अब डाल देंगे तो ऐसा थोड़ी घुल जाएगा, नीचे तलिए बैठ जाएगा वो। जो नमक नहीं घुला, इट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जितना घुला, दैट विल डिफाइन द सैचुरेशन इक्विलिब्रियम, एंड दैट विल डिफाइन सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी इज नॉट एनी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी इज नॉट जस्ट एनी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट सैचुरेशन इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर। तो एट ए गिवन टेम्परेचर वर्ड और लिख दो, इट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन ऑफ सैचुरेशन इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ये है सॉल्युबिलिटी, सिंबल इसका एस यूज करते हैं, स्मॉल एस। सॉल्युबिलिटी में तो यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट तो वो मोल पर लीटर में लेते हैं, मोल पर लीटर। हालांकि क्वेश्चन में कभी कभी ग्राम पर लीटर में दी हुई होती है सॉल्युबिलिटी, तो मोलर मास से डिवाइड कर दो सब्सटेंस के, तो यू विल गेट इन मोल पर लीटर।
तो मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी लेते हैं, तो इट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन सॉल्यूशन एट सैचुरेशन पॉइंट और सैचुरेशन इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर। तो गाइज ये है सॉल्युबिलिटी। अब बात आती है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को अगर पानी में घोलते हैं तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। व्हेन sparingly soluble salt is added in water, then there exists a dynamic equilibrium between ions formed and कौन आयंस जो बनते हैं उनमें और साथ में अनडिसोशिएटेड सॉलिड सॉल्ट। कैसे? मान लो कोई AB सॉल्ट है, ध्यान दो सॉल्युबल एक्वस नहीं लिखना है, इस बार स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब आपने कुछ घोला और बाकी वो तलिए बैठ गया और थोड़ा बहुत घुला और जो घुला वो टूट गया। तो जो घुला वो टूट गया का मतलब A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, ये सॉल्ट है। तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम वुड बी A प्लस कंसंट्रेशन, आयनों की कंसंट्रेशन B माइनस ऑन AB सॉलिड। अच्छा आप तो जानते हो AB सॉलिड, सॉलिड का एक्टिव मास तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को इधर ले आओ तो K इक्विलिब्रियम इनटू AB कंसंट्रेशन सॉलिड की वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड B माइनस इक्विलिब्रियम पर। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड KSP is equal to concentration of A plus at equilibrium into B minus at equilibrium. This is called solubility product of salt AB. तो KSP is called solubility product of salt AB. तो ये solubility product है salt AB का। तो A प्लस कंसेंट्रेशन और B माइनस कंसेंट्रेशन का ये प्रोडक्ट है। ये है टर्म सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो किसी भी आयंस, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, पानी में घोलोगे आयनों में कन्वर्ट होगा, तो उसके आयनों का प्रोडक्ट जो कंसेंट्रेशन है दैट इज कॉल्ड KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही ना है, तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, और ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर ए गिवन सॉल्ट। तो लिख भी देंगे KSP is a sort of or a type of equilibrium constant, and hence it does not depend on concentration पर डिपेंड नहीं करता, rather it depends on temperature। तो ध्यान दो ये जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही ना। SP मींस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है ये, तो फिर ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये याद रखें। तो ये भी एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि वो जो सॉलिड है उसका एक्टिव मास तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो, नोट करें इसको। तो ये था सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए आज बस यही स्टॉप करते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।